स्वागत है आपका एमएससी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं विमल जैन और आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पेपर। इसके पहले 3-4 लेक्चर में हम आपको बाकी के क्वेश्चन बता चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे, उसके सेकेंड लेक्चर में हमने आपको जोड़ी बताई थी और फिर उसके बाद के लेक्चर में हमने बाकी के क्वेश्चन आपके 14 क्वेश्चन तक करवा चुके हैं। और इस लेक्चर में आपको 15 से लेकर 22 तक के सारे प्रश्न लेके आए हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और इसमें हम सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जानेंगे। सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न 4 अंक निर्धारित हैं और प्रश्न क्रमांक 15 है आपका। तो प्रश्न क्रमांक 15 आपके पेपर में था, वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन कीजिए। तो वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन। भारत के पर्यावरण को दो तरफ से खतरा है, एक तो निर्धनता के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा साधन संपन्नता और तेजी के बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र से प्रदूषण। तो भारत की अत्यधिक गंभीर समस्या पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मृदा क्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति है। तो इसमें कौन कौन से संकटों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पहला है जल प्रदूषण, फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फिर जैव विविधता की हानि और शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ और इसको फुल डिटेल करने के लिए आप इसको पढ़ लेना आराम से पॉज करके, बिल्कुल इत्मीनान से आप देख लें और लिख लें आंसर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक आपका 16 है और प्रश्न क्रमांक 16 था आपका। प्रश्न क्रमांक 16, मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि के लिए किस प्रकार सहायक होता है। तो मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि के लिए किस प्रकार सहायक होता है, ये उसका आंसर है। इसका आंसर है आर्थिक समृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि से है। निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में वास्तविक उत्पादन में अधिक योगदान दे सकता है। इसी प्रकार से एक स्वस्थ कार्यकर्ता का योगदान एक बीमार कार्यकर्ता से अधिक होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित अन्य कई कारक जैसे कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, फिर उसके बाद प्रवसन, श्रम बाजार की सूचना एक व्यक्ति की उत्पादकता को बढ़ा देता है। अतः मानव पूंजी निर्माण की दर अधिक आर्थिक समृद्धि से योगदान देती है। आर्थिक समृद्धि दर वृद्धि से धन की उपलब्धता के कारण मानव पूंजी निर्माण दर बढ़ रही है। इनमें मुर्गी अंडा का संबंध है। तो मानव पूंजी और आर्थिक निवेश में उसी प्रकार संबंध है जैसा कि मुर्गी और अंडे में संबंध होता है। फिर इसके बाद इसी के अथवा का एक क्वेश्चन था, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है। तो किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है, ये उसका आंसर है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 16 में अथवा में था। तो अथवा में इसके पहले वाला या ये वाला, ये दो क्वेश्चन अथवा में थे। तो इनमें से दो में से आपको जो भी उचित लगे, जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 17 और प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, शहरी महिलाओं की अपेक्षा अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं, क्यों। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना था। तो शहरी महिलाओं की अपेक्षा की तुलना में अधिक ग्रामीण महिलाएं काम करती दिखाई देती हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो गरीबी अधिक है, तो जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कार्यों की उपलब्धता, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कामकाजों की उपलब्धता ज़्यादा होती है, इस वजह से भी महिलाएं ज़्यादा काम करती दिखती हैं। तीसरा है शहरी क्षेत्रों में अधिक स्तर चेतना, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में चेतना का स्तर अधिक होता है। तो शहरों में पुरुष उच्च आय कमा रहे होते हैं और उनमें स्तर के अधिक प्रति चेतना, जिसमें भी स्त्रियां आय अर्जन के लिए कार्य करने को बुरा मानते हैं। और उसके बाद है लास्ट, शहरी क्षेत्रों में अधिक अपराध दर, मतलब शहरी क्षेत्रों में अपराध दर ज़्यादा होने की वजह से भी शहरी क्षेत्रों के लोग स्त्रियों को काम करना असुरक्षित लगता है, क्योंकि स्त्रियों के विरुद्ध अपराध की दर बहुत उच्च होती है। तो इस वजह से तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18 और प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापार के आयात प्रतिस्थापन नीति किसे कहते हैं, या फिर अथवा में क्वेश्चन था कि भारतीय योजनाओं के निर्माता महान लोबिस्ट को क्यों कहा जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर हम आपके सामने लेके आए हैं और ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, तो इसलिए हम आपको एनसीईआरटी की बुक की आपकी सीधा चैप्टर से हमने उठाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यापार नीति और आयात प्रतिस्थापना यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें लिखा है भारत द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति, तकनीकी रूप से इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए और इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की है। आयात संरक्षण के 2 प्रकार होते हैं, तो आपको इसको आंसर को यहाँ तक लिखना है।
ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला इसलिए मुझे इसमें कोई एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाना पड़ा। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका आंसर लिख देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर इसके साथ ही अगर आप इसका दूसरा वाला आंसर करना चाहते हैं, भारतीय योजनाओं के निर्माता महान लॉबिस्ट को क्यों कहा जाता है, तो उसका भी आप कर सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में है। तो ये भारतीय निर्माताओं योजनाओं के निर्माता पीसी महालनोबिस, इनको आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र जिन्होंने पढ़ी है। पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश में चली थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता के रूप में प्रशांत चंद्र महालनोबिस को जाना जाता है। और इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में यहाँ से लेके आप इनको यहाँ तक लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो ये भारत में पंचवर्षीय योजनाओं महालनोबिस को क्यों कहा जाता है, ये उसका आंसर। फिर इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 है आपका, अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए आप लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे, चर्चा कीजिए। इसमें आपको 10 छात्रों में से 3 को चुनना है, तो उसके लिए आप लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे उसके बारे में बताना है। तो ये है, मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी। सबसे पहला, 10 विद्यार्थियों को 1 से 10 संख्याएं आवंटित करनी होंगी। फिर उसके बाद समान आकार तथा रंग की 10 पर्चियां बनानी होंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इन्हें एक कटोरी में डालकर सही ढंग से हिलाना होगा और इनमें से किसी बाह्य व्यक्ति को 3 पर्ची निकालने को कहा जाएगा और इन 3 पर्चियों पर जिन छात्रों के आवंटित अंक लिखे हैं वे मेरे प्रतिदर्श का हिस्सा होंगे। इसका मतलब ये कि लॉटरी सिस्टम थोड़ा सा आप जानते होंगे, क्योंकि लॉटरी सिस्टम अधिकांशतः चलता रहता है हर जगह, है ना। अधिकांशतः इसे जुआ वगैरह में लिया जाता है लॉटरी सिस्टम को। तो लॉटरी सिस्टम में यही होता है कि जैसे मान लो 10 लोग हैं और 10 लोगों ने पैसा कलेक्ट किया इकट्ठा, ठीक है, और 10 लोग मान लो हज़ार रुपये महीने से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और लास्ट में वो लॉटरी निकालते हैं कि आखिर वो पैसा 6 महीने के लिए किसका होगा। क्योंकि आपने ऐसे सुने होंगे कुछ चिट फंड टाइप की कंपनियां होती तो वो इसी तरीके से काम करती हैं। तो उसमें से वो पैसा डाल देंगे और फिर 10 के नाम जो 10 व्यक्ति पैसा कलेक्ट कर रहे थे उन 10 के नाम एक बॉक्स में डाले जाएंगे और उस बॉक्स में 10 के नाम एक पर्ची पे लिख के और फिर उनमें से एक पर्ची निकाली जाएगी। तो जिसका नाम उस पर्ची पे होगा उसको वो पैसे दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से लॉटरी सिस्टम काम करता है। तो ये लॉटरी सिस्टम से आपका क्वेश्चन था, प्रश्न क्रमांक 19। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 का भी आंसर हमें नहीं मिल पाया है, तो इसको हम आपको जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 आपका था, ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए अथवा ऊर्जा संकट के कारण इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत आपकी, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिला तो इसको हमें एनसीईआरटी से कट करना पड़ा। तो यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे हैं, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत आपके दिए हुए हैं। ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं, जिनमें ईंधन, लकड़ी, पेट्रोलियम, बिजली, खरीदा बेचा जाता है, जलाऊ लकड़ी, कूड़ा कचरा वगैरह। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये वाला पूरा पोर्शन और फिर इसके बाद अगला पोर्शन आपका यहाँ से, तो ये पूरा पोर्शन आपके ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में आ जाएगा। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आंसर बड़ा होगा, तो उस हिसाब से आप इसको लिख दें। तो ये वाला पूरा टॉपिक इतना, यहाँ से यहाँ तक, और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत में यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा टॉपिक आप अगर उसमें लिख देंगे तो ये आपके ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों का पूरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि गैर पारंपरिक स्रोत भी हो जाएंगे तो इसी में पूरा आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की, जो है आपका प्रश्न क्रमांक 22। और प्रश्न क्रमांक 22 है आपका, मानव विकास के विभिन्न संकेत का उल्लेख कीजिए अथवा चीन की एक संतान नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ क्या था। तो भारत, अच्छा ये क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 21 का ही आ गया। उसमें अथवा में एक क्वेश्चन था, ऊर्जा संकट के कारण एवं उसे दूर करने के सुझाव दीजिए। तो ऊर्जा संकट के कारण, तो यहाँ पे आप भारत में विद्युत क्षेत्र की समस्याओं का सामना देख रहे हैं, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जगह ऊर्जा संकट, ऊर्जा क्षेत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र एक ही बात है। तो ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं का सामना कर रहा है और फिर ऊर्जा संकट से निपटने के लिए उपाय भी दिए गए हैं। तो अगर आपको अथवा वाला करना है तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं। तो 4 पॉइंट इसके लिख दो और 4 पॉइंट इसके लिख दो, तो आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। ये अथवा वाले का है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 यानी 22, लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख कीजिए। तो मानव विकास के विभिन्न संकेतक हैं। मानव विकास के विभिन्न संकेतक इस प्रकार हैं। पहला है मानव विकास सूचकांक, इसका मूल्य जितना कम हो प्रदर्शन उतना बेहतर माना जाता है। लास्ट है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन कराता है, दर्शाता है। फिर तीसरा प्रौढ़ साक्षरता दर, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत। चौथा सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, इसका उच्च मान बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। निर्धनता रेखा के नीचे गरीबी एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। फिर शिशु मृत्यु दर एक निम्न
स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है तथा इसके विपरीत मातृ मृत्यु दर एक निम्न स्तर बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। उत्तम जल की धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या, उत्तम स्वच्छता तथा धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या, नगरों में रहने वाली जनसंख्या इसका उच्च बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है और निर्भरता अनुपात इसका निम्न प्रदर्शन दर्शाता है। तो मानव विकास के विभिन्न संकेतकों का उल्लेख आपको करना था। तो मानव विकास के विभिन्न संकेत यहाँ पे दिए गए हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको भी आपके प्रश्न क्रमांक जो 20 के साथ इसको भी दोबारा कंपाइल करके डाल देंगे, तो उससे आपको कोई समस्या ना हो। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि अर्थशास्त्र का पेपर चाहिए। तो चूँकि मेरी ऑफलाइन क्लासें रहती हैं तो जिसकी वजह से समय बहुत कम मिल पाता है और जो भी समय मिलता है फिर उसमें मुझे कंपाइल करना पड़ता है वीडियो। तो कोचिंग से फ्री होकर फिर मैंने इसको कंपाइल किया, तो लेट होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। और इसके अलावा और भी कोई प्रश्न आपका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम जैसा कि पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको जवाब देने की, तो आगे भी हम करते रहेंगे। और आपके सपोर्ट और प्रेम और स्नेह के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल।